इतिहास ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। If history's taught us anything, it says you can kill anyone. संदीप रेड्डी वांगा। एनालाइज शुरू करने से पहले उन लोगों को बता दूं जिन्हें भी लगता है कि इस फिल्म के अंदर अननेसेसरी सीन थे जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं था। उन लोगों को बता दूं कि वांगा स्टोरी नहीं लिखते, वो लिखते हैं कैरेक्टर। ये दोनों ही फिल्में स्टोरी ड्रिवन नहीं थी, ये कैरेक्टर ड्रिवन थी। जहां पे आपको इस बात में इंटरेस्ट नहीं होता कि ये स्टोरी कहां जाएगी, आपको इसमें इंटरेस्ट होता है कि ये कैरेक्टर अब क्या करेगा। बट इस कैरेक्टर वाली बात को हम यही पोज करते हैं। पहले हम चलते हैं साउंड एंड म्यूजिक की तरफ। लाइट मोटिव फिल्म्स में एक टर्म यूज की जाती है जहां पे एक पर्टिकुलर म्यूजिक किसी प्लेस, पर्सन और आइडिया से एसोसिएट होता है। लाइक दिस। इसे सुनते ही आपको पता चल गया था कि ये साउंड जेम्स बॉन्ड का है। इसी टर्म को कहा जाता है लाइट मोटिव, जहां पे साउंड को सुनते ही आपको समझ आए कि ये उससे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल दिस हैरी पॉटर एंड दिस डीडीएलजे। इस टर्म को एक्सप्लेन करने के पीछे का रीजन है वांगा, जो अपनी हर फिल्म के हर सीन को लाइट मोटिव रखते हैं, यानी कि उन सीन को वो यादगार बनाना चाहते हैं। जैसे रन विजय की एंट्री पर ए.आर. रहमान सर का म्यूजिक, गीतांजलि को जैसे ही देखता है तब भी रोजा का म्यूजिक, और तो और अबरार की एंट्री पर जमल जमल। आप जब भी इस म्यूजिक को सुनोगे आपके सामने यही चेहरे आएंगे, क्योंकि म्यूजिक के जरिए इन सीन को मेमोरेबल बना दिया गया है। और सेम एंट्री सीन को आपको कबीर सिंह में भी देखने को मिलेगा। अब वांगा सिर्फ लाइट मोटिव एंट्री पर ही यूज नहीं करते, वो एक्शन में भी यूज करते हैं, अर्जन वैली या फिर क्लाइमैक्स का। अब सबसे पहले मैंने म्यूजिक पर ही क्यों बात की, क्योंकि जो वांगा की फिल्म होती है वो टोटली डिपेंड होती है म्यूजिक के अंदर। अगर आप उस फिल्म के अंदर से म्यूजिक निकाल दोगे तो वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग फिल्म बन जाएगी। और इसीलिए एक और म्यूजिक की टर्म आती है डाइजेंटिक एंड नॉन डाइजेंटिक। डाइजेंटिक वो साउंड होता है जहां पे कैरेक्टर भी उस साउंड को सुनता है और ऑडियंस भी उस साउंड को सुनती है। फॉर एग्जांपल गली बॉय का ये मैरिज वाला सीन, जहां पे वो हेडफोन्स लगाने के बाद वो जो इंग्लिश म्यूजिक सुनता है उसे ऑडियंस भी सुन रही है और कैरेक्टर भी सुन रहा है। इसे कहा जाता है डाइजेंटिक। और नॉन डाइजेंटिक वो होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस सुनती है, कैरेक्टर नहीं सुनता है, और जिस पर पूरा का पूरा इंडियन सिनेमा निर्भर करता है। एग्जाम्पल है बाहुबली का कौन है वो म्यूजिक, जिसे ऑडियंस सुनती है, कैरेक्टर नहीं सुनता है। इसे कहा जाता है नॉन डाइजेंटिक। बट संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म टेक्निक है उसमें डाइजेंटिक और नॉन डाइजेंटिक दोनों को मिक्स किया जाता है। आपने ये जो दो फाइट सीन देखे थे, यहाँ पे एक तरफ मराठी म्यूजिक चलता है और दूसरी तरफ अर्जन वैली चलता है, और दोनों ही डाइजेंटिक है। बट वहीं पे आते हैं ये दो म्यूजिक जहाँ पे नॉन डाइजेंटिक म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड में, जिसे सिर्फ ऑडियंस सुनती है, कैरेक्टर नहीं सुनता है। सेम वैसे ही कबीर सिंह का ये ओपनिंग म्यूजिक, जहाँ पे लगता है कि ये नॉन डाइजेंटिक म्यूजिक है, बट जैसे ही रेडियो दिखाया जाता है समझ में आता है कि ये डाइजेंटिक म्यूजिक है। अब इस टर्म को आप सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं, टीवी के साउंड के लिए, बुलेट के साउंड के लिए या फिर बुलेट के साउंड के लिए हर जगह यूज कर सकते हो। अब इन दो टर्म के अलावा भी तीसरा आता है अटेंशन साउंड। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिल्म है जिसमें ये पोस्टर ऐड हुआ। अब इस पोस्टर के साथ में आपको एक क्लिक का साउंड सुनाई देता है जो मैंने एडिटिंग में डाला है, तो ये नॉन डाइजेंटिक साउंड है। अब इसमें मैंने ये जो साउंड डाला है, इससे क्या हुआ, इससे आपकी अटेंशन फ्रेम के ऊपर गई कि फ्रेम में कुछ खास चीज हुई है। और सेम यही फॉर्मूला संदीप वांगा अपनी फिल्म में यूज करते हैं, साउंड को थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर। फॉर एग्जांपल कबीर सिंह का ये फाइट वाला सीन, जहां पे फाइट शुरू होने से पहले रेल की आवाज सुनाई दी, जहां पे आपको समझ आता है कि अब स्क्रीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। सेम वैसे ही जब दादी की डेथ की न्यूज मिलती है तब बैकग्राउंड में बस क्रॉस होती है, उसका भी साउंड सुनाई देता है। अभी गुजर गई और चल सब तेरा वेट कर रहा है। इस साउंड को यहाँ ऐड करने का पीछे का रीजन है कि ऑडियंस की अटेंशन साउंड के तौर पे खींचना, कि स्क्रीन पर देखो कुछ खास हुआ है कैरेक्टर के साथ में। एंड साथ ही साथ ऑडियंस का थ्रिल भी बढ़ता है, जैसे ये इंटरवल वाला सीन जहां पे आपको हेलीकॉप्टर का साउंड भी सुनाई देता है। सेम ऐसा ही इंटरवल सीन कबीर सिंह में भी रखा था,
जो घर के बाहर पटाखे फूट रहे थे उसकी आवाज़, बांसुरी और ढोल की आवाज़ भी सुनाई देती है साथ में। अब इन दोनों साउंड की वजह से ये सीन और ज़्यादा थ्रिल से भरा हुआ नज़र आता है, और जो भी लोग सोच रहे हैं कि एनिमल फिल्म के अंदर हेलीकॉप्टर का साउंड क्यों सुनाई दिया है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को एनिमल देखने की जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर आता है एडिटिंग। वांगा अपनी फिल्म को डायरेक्ट भी करते हैं, राइट भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं और साथ ही साथ स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं। और इनकी डायरेक्शन में मैं एडिटिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी एडिटिंग में सबसे खास एलिमेंट जो मुझे नजर आता है वो है ट्रांजिशन। दीदी क्या हुआ दीदी, किसे फोन करिए? अब ट्रांजिशन एक्चुअली में बॉलीवुड के फिल्मों में एडिटिंग रूम में फिक्स होता है कि किस तरीके का ट्रांजिशन लगाना है, बट वांगा या फिर राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर्स इसे राइटिंग के टाइम पे पेपर में ही ट्रांजिशन लिख देते हैं कि इस तरीके से हम दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर वाला ये सीन, और ऐसे कई सारे सीन आपको दोनों फिल्मों में नजर आएंगे। ट्रांजिशन के साथ साथ आता है कट। चुकी है एक कान पीछे मारूंगा ना, पांग तो सब समझ में आएगा उसको। कॉमन कट है जो बॉलीवुड में और सारी फिल्मों में यूज होता है। जो वांगा के लिए खास है वो है जे कट। जे कट में पहले ऑडियो सुनाई देता है, उसके बाद में पिक्चर आती है। जमल जमल वाला सीन जहाँ पे म्यूजिक आपको रण विजय की जगह पे सुनाई देता है और फिर फ्रेम चेंज होती है और बॉबी देओल दिखाई देता है और बॉबी देओल की प्लेस पे चल रहा होता है जमल जमल म्यूजिक। ऐसा ही जे कट आपको एनिमल की ओपनिंग सीन में भी देखने को मिलता है। Silence! Silence! Silence, class! Now, children, behave yourselves! Who will define what an animal is? और ऐसा ही जे कट आपको कबीर सिंह में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि वांगा का सबसे फेवरेट कट है जे कट, जो वो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। अब इन दोनों ही फिल्म के कैरेक्टर को लिखा है वांगा ने और डायलॉग्स को लिखा है सौरभ गुप्ता ने, इसीलिए ये दोनों फिल्म के कैरेक्टर आपको सेम नजर आते हैं। गोटी टाइट रखने का, टाइट सपोर्टर या अंडरवेयर नहीं पहना तो ढोल बन जाएगा ढोल। रुक भाई, पहले हाथ से सामान ढक ले, दारू लग गई तो जलेगा वो, फिर विदाउट चड्डी बैठना पड़ेगा वो आइस वाइस लेके। शिवके, हाँ सर। एक तो भगवान ने तेरे बाल ले लिए और तू नीचे से ले रहा है। लेकिन यहाँ आप नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भैया? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म होती है, इसीलिए आपको फिल्म के अंदर पीरियड, अंडरवेयर या फिर शेविंग वाले सीन्स देखने को मिलते हैं और डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिनकी फिल्म की स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट कैरेक्टर का नेचर और बिहेवियर समझने के लिए ये सीन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। Salute the champion! Some bloody respect to the champion. एंड इसीलिए ये दोनों ही कैरेक्टर आपको सेम नजर आते हैं और सेम वे में बातें करते हैं। ये पापा पापा क्यों बोलता है? जो खुद के पापा नहीं है क्या? सर बोलना चाहिए। भैया आप तो चुप करो। नहीं, मैं बोलूंगा पापा मेरे पापा, उसके पापा नहीं। श्रुतिका क्या प्रॉब्लम है बे? क्या प्रॉब्लम है? प्रीति से पूछ रही थी कल रात को तुम लोग रूम में साथ में थे क्या, तो उसके साथ हॉस्टल में रही, क्या हुआ? What is the सेम वे में ये एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन कभी कभी ऐसा ड्रॉप हो रहा था, यू नो दैट ग्रेविटेशनल शिफ्ट, वो जायंट व्हील वाली फीलिंग। आई वाज ऑन टॉप, बैलेंस भी कर रहा था, दिमाग थ्रॉटल पे था, यू वर ऑन द बॉटम, नथिंग मच फॉर यू टू डू। में लेटाएगा, वार्म पिलो देगा, प्यार से बात करेगा, मेडिसिन की ना हम लोगों ने। और यही नहीं, और भी कई सिमिलरिटीज है, जैसे इन दोनों ही कैरेक्टर्स को एंगर इशू है, ये दोनों ही कैरेक्टर अपनी क्लास के टॉपर्स हैं और ये दोनों ही कैरेक्टर टॉप क्लास पे, एक डॉक्टर है तो दूसरा पायलट है। ये दोनों ही कैरेक्टर रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट ये दोनों ही कैरेक्टर डाउन टू अर्थ हैं, जो गरीबों के साथ भी उठ बैठते हैं। बट इनसे भी इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स में आपको फ्लॉज नजर आते हैं, यानी कि कमियां नजर आती है, और इन्हीं कमियों की वजह से आप इन कैरेक्टर्स को देखना पसंद करते हो, क्योंकि
बाहुबली जैसा कैरेक्टर शिवा का जो पिक्चर परफेक्ट होता है, जैसा एक हीरो को होना चाहिए वैसा ही वो होता है। इसीलिए आप बाहुबली जैसे फिल्म में कैरेक्टर को नहीं देखते हो, आप कहानी को देखते हो कि ये कहानी कहाँ जा रही है। बट जब वांगा अपने कैरेक्टर्स को लिखता है तो वहां पे वो कमियां लिखता है, सेम वैसी ही कमियां जो देवदास के अंदर होती है। इसीलिए आपको देवदास एंड में कहाँ जाएगा ये देखने में इंटरेस्ट होता है, सेम वैसे ही वांगा का कैरेक्टर्स एंड में कहाँ जाएगा आपको वो देखने में इंटरेस्ट होता है। अब कमियां कैसे होती है, तो अगर आप कबीर सिंह का कैरेक्टर देखोगे तो वहां पे उसे एंगर इश्यूज है, वैसे ही एनिमल में भी उसे एंगर इशू है, बट यहाँ पे ज्यादा ही बड़ा कमी है उसके अंदर, वो है क्रिमिनल माइंडेड। क्योंकि अंदर से तू एक क्रिमिनल है और कुछ भी नहीं। बट मैं पर्सनली वांगा से कहना चाहूंगा कि अपनी 4th फिल्म के अंदर कमियों वाला कैरेक्टर मत लिखना, वरना वो रिपीटेटिव लगेगा। डायलॉग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप 3.5 घंटे की फिल्म देख कर आते हो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ में, और एक्चुअली में उस फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ थे तो लंबे लंबे डायलॉग, बट फिर भी आप इस फिल्म के अंदर बोर नहीं होते हो। बाकी के जो बोर हुए हैं उनका अलग एजेंडा है। अब देखिए, मैं डायलॉग्स पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक टर्म यूज होती है, डोंट से जस्ट शो, और इसको मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों ऐसे राजा मौली अपनी फिल्म्स के अंदर विजुअली आपको कहानी कहने की कोशिश करते और वो बहुत ही ज्यादा देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। बट वांगा इसका अपोजिट करते, बट फिर भी वांगा की फिल्म्स के अंदर जो डायलॉग होते हैं वो आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं, इसके पीछे का रीजन होता है सबटेक्स्ट। इस टर्म को जब यूज किया जाता है जब कैरेक्टर कह कुछ और रहा है और उस कहने के पीछे का मीनिंग कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल इरफान सर का ये सीन। क्या सर, जाने दिया आपने? अबे मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि मैं उससे प्यार करता इसीलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ, क्योंकि जाने में उसकी खुशी है और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। उसकी बजाय कहा क्या गया, मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में हो। इसे कहा जाता है सबटेक्स्ट। अब इसे आप समझो इस सीन के जरिए। मिस्टर गोल्डन स्पून, तो वो सब करना जो तेरे जैसे अमीर बच्चे करते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, सी थिंग्स, 1-2 स्पोर्ट्स कार्स क्रैश कर, 2-4 अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी फिर। अब इस सीन में बात काय की हो रही है, मैच्योरिटी की। जीजा कहना चाह रहा है कि तू गाड़ियां उड़ा, अफेयर वगैरह कर, तब तुझे मैच्योरिटी आएगी, और जब तुझे मैच्योरिटी आएगी तब तू बिजनेस को संभालेगा। तो उसके रिप्लाई में रणविजय कहता है कि 12 साल की उम्र से मुझ में मैच्योरिटी है। अब इस तरह के डायलॉग को अगर मूवी के अंदर यूज किया जाता तो मूवी बहुत ही बोरिंग हो जाती, इसीलिए उन्होंने सब टेक्स्ट की मदद से इस तरह के डायलॉग लिखे जो इस सीन को, इस डायलॉग को खास बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल है फीवर वाला वो सीन। और वो राखी के दिन जब घर गया, फीवर हुआ मुझे। फीवर? कुछ भी? तू सारी एनर्जी से कुछ करेगा और अचानक से सब रुक जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। हाई फीवर हुआ मुझे, उसे पूछ, उसे भी हुआ होगा, 100% फीवर हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर राइटर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहता कि देख मुझे तो प्यार था इसलिए मुझे बुखार आ गया, तेरी बहन को भी मुझसे प्यार था, उससे जाकर पूछ, उसको भी बुखार आया होगा। अब इस तरह के डायलॉग को अगर रखा जाता तो ऑफकोर्स ये मूवी बोरिंग बन जाती। दैट्स व्हाई दे यूज सबटेक्स्ट। बट सबसे इंटरेस्टिंग डायलॉग आता है ये बर्थडे पार्टी वाला। ये सी जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर में बनाया गया है, शायद ये गलती से बना होगा, जहाँ पे आपको बिगिनिंग देखने को मिलती है, सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, एंड फिर फादर की। अब इस 3 एक्ट को इंटरेस्टिंग 2 चीजें बनाती है। पहला तो होता है सबटेक्स्ट और दूसरा होता है बैकग्राउंड स्कोर जो इसी कॉन्वर्सेशन को हाई पिच करता है। अब डायलॉग्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मेरा कमेंट सेक्शन खाली है। अब 4 चीजों पर तो बात हो गई, 5वीं आती है कॉपी के। कई लोगों का यह मानना होगा कि वांगा कुछ भी ओरिजिनल नहीं बनाता है, तो उन लोगों को कह दूं कि जब से मैंने डायरेक्टर वर्क पर काम शुरू किया है तब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि कोई भी डायरेक्टर ओरिजिनल नहीं है। इवन जो आर्ट होता है उसमें ओरिजिनल जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। हर आर्ट कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर ही बनाया जाता है, भले फिर वो पेंटिंग हो, बुक हो या मूवी हो। एंड सेम गोज विथ वांगा। नो डाउट एनिमल इंस्पायर है गॉडफादर से, सीन भी, स्टोरी भी। एंड सेम गोज विथ कबीर सिंह जो कि ओरिजिनली अर्जुन रेड्डी की रीमेक है और अर्जुन रेड्डी इंस्पायर है देवदास से। बट हम उस कॉपीकेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वांगा की रियल इंस्पिरेशन का, क्विंटन टैरेंटिनो। और ये बात एनिमल फिल्म के अंदर भी बताई जाती है कि ये टैरेंटिनो से इंस्पायर है, वो भी इस सीन के जरिए। 3 महीने में मैं फिर लौटूंगा। अब इस सीन को आपको अगर समझ नहीं आया हो तो इनग्लोरियस बास्टर्ड नाम की
टैरेंटिनो की एक फिल्म है बहुत कमाल की, और उस फिल्म के अंदर एक बहुत ही लंबा सीन चलता है, जिस सीन का सिर्फ बेस पॉइंट ये होता है कि जो नाजीज होते हैं वो उंगलियों को ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। 3 glasses. The order 3 glasses. That's the German 3. 3 महीने में मैं फिर लौटूंगा यही। अब वो कौन से 3 एलिमेंट है जो टैरेंटिनो को टैरेंटिनो बनाते हैं, और वांगा उन 3 एलिमेंट को अपनी फिल्मों में यूज करता है। तो 2 तो मैं बता चुका हूँ। पहला आता है कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, टैरेंटिनो की फिल्म भी कैरेक्टर पर ही चलती है। और दूसरा आता है डायलॉग्स, टैरेंटिनो के फिल्म्स के अंदर भर भर के डायलॉग्स होते हैं जो बहुत ही लंबे चलते हैं। बट तीसरा आता है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। अब नॉन लीनियर को समझने के लिए आप समझो क्रोनोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे कहानी एक लाइन में सीधी चल रही होती है। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा बूढ़ा हुआ, बूढ़ा मर गया, ये एक लाइन में चल रही है। बट नॉन लीनियर की खास बात होती है कि वो स्टार्ट होती है बड़े से, उसके बाद में सडनली वो बच्चा दिखाती है, और बच्चे के बाद में वो बूढ़ा दिखाती है। ये नॉन लीनियर चलता है, एक लाइन में नहीं चलता, कहीं पास्ट एंड प्रेजेंट आपको कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। और यही खास चीज बनाती है टैरेंटिनो को। टैरेंटिनो ने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी रिजर्वोयर डॉग्स, जो एक्चुअली में एक हाइस्ट मूवी है, और इससे पहले जितनी भी हाइस्ट मूवी बनी है उन फिल्म में 3 एक्ट होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है एग्जीक्यूट, और तीसरा होता है गेट अवे। और ये तीनों ही चीजें क्रोनोलॉजिकल वे में चलती है, एक लाइन से। बट टैरेंटिनो ने इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया। पहले टैरेंटिनो ने दिखाया प्लानिंग, उसके बाद में डायरेक्ट टैरेंटिनो ने दिखाया गेट अवे, उसके बाद में दोबारा वो प्लानिंग की तरफ ले गया, फिर वो गेट अवे की तरफ ले गया, और ऐसे करके वो नॉन लीनियर फिल्म को दिखा रहा है, पास्ट प्रेजेंट, और मूवी खत्म। और वो तब से अब तक अपनी ऑलमोस्ट हर फिल्म को इसी वे में दिखाते हैं, कहानी कहीं से भी शुरू हो जाती है। और इसी एलिमेंट को वांगा अपनी फिल्म्स के अंदर भी दिखाते हैं नॉन लीनियर वे में। एनिमल फिल्म कहाँ से शुरू होती है? बूढ़े रणविजय से। उसके बाद में कहानी फिर से जाती है बचपन में, जहाँ पे रणविजय एक बच्चा था। फिर कहानी यहाँ से यहाँ तक चल के आती है, और सडनली कहानी फ्यूचर में चली जाती है, दाढ़ी वाले रणविजय, और फिर वहां से कट होकर फिर से वो पीछे आती है। ये चल रहा है नॉन लीनियर वे में। बट समझने वाली बात ये नहीं है, समझने वाली बात ये है फिल्म मेकर्स के लिए कि आखिरकार संदीप रेड्डी वांगा इस तरह कैसे अपनी फिल्म को क्यों बनाते हैं। इस बात को समझो इस सीन से लेके इस सीन तक, जहाँ पे आपने 40 मिनट इन्वेस्ट किए, और मूवी के अंदर अभी तक ज्यादा खास कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद में अगर आपको इस सीन से इस सीन तक दिखाया जाता तो यहाँ पे भी 30 मिनट तक फिल्म में कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं, एंड इस वजह से ये मूवी एक बोरिंग फिल्म बन जाती। इसीलिए वांगा ने बीच में कंटिन्यूटी को तोड़ा और इस सीन को ऐड करा, और जैसे ये सीन ऐड होता है ऑडियंस शॉक्ड में चली गई कि आखिरकार स्क्रीन पर ऐसा क्या खास हो रहा है। और इस सीन को दिखाने के बाद में अगेन आपको 30 मिनट तक यहाँ से यहाँ तक का सीन दिखाया, जो वही सेम स्लो चलता है। बट स्टिल आपने इतने से सीन में आपका जो इंटरेस्ट बना है, उसी वजह से आप इस 30 मिनट के सीन को दोबारा देखने को तैयार हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस 30 मिनट के बाद में कुछ खास होगा। और वो खास होता है इंटरवल सीन, जहाँ पे वो लंबी सी फाइट होती है। एंड आपकी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप चाहो तो अपनी फिल्म को नॉन लीनियर वे में दिखा सकते हो, ताकि ऑडियंस में एक सस्पेंस भी बना रहे और ऑडियंस आपके फिल्म के साथ में बनी रहे। भले आप फिर चाहो तो उसे कितने भी घंटे आप उन्हें दिखा सकते हो। 3.5 घंटे तक देखने के पीछे का रीजन यही है कि जहाँ पे ऑडियंस का इंटरेस्ट टूटने लगता है, वांगा कुछ ना कुछ नया आपके सामने रख देते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट दोबारा उस फिल्म के साथ में बन जाता है। और फिर से अगर मैं आऊँ इस इंटरवल वाली फाइट पर, तो ये टोटली इंस्पायर है किल बिल से, जहाँ पे बैक टू बैक लोग उसे मारने के लिए आते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। बट इस इंटरवल फाइट में एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो है 3 एक्ट फाइट स्ट्रक्चर। पहला एक्ट में आपको देखने को मिलता है गन फायरिंग, दूसरे एक्ट में आपको देखने को मिलता है कुल्हाड़ी, और तीसरे एक्ट में होती है वॉर मशीन। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो उम्मीद करता हूँ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब अपन चलते हैं एनिमल एंड कबीर सिंह के कनेक्शन पर, क्योंकि सेम डायरेक्टर, सेम राइटर, सेम स्क्रीन प्ले है, इसीलिए फिल्म भी सेम ही आपको नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह की ओपनिंग में दादी कबीर का एक दोहा सुना रही होती है। चलती चक्की देखकर कहत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। कबीर इतने साल पहले समझा गए थे कि समय की चक्की से कोई नहीं बचता। सेम
ऐसी ही लाइन आपको इंटरवल से पहले रणविजय बोलते हुए भी नजर आता है। बुरा जी वेखण में गया, बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखया, मुझको बुरा ना कोई। और ये जो दोहा वो बोल रहा है ये भी कबीर का ही दोहा है। दोनों ही फिल्म्स के अंदर कैरेक्टर ओल्ड स्टोरी का एग्जाम्पल देकर अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश करता है। लेट्स गो बैक इन टाइम। सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। अल्फा यानी स्ट्रॉन्ग बंदे जंगल में घुसकर शिकार कर लेकर आते थे, और बाकी मर्द यानी वीकर बंदे सब में बांटते। Imagine this is not 2019. ये राजा महाराजाओं का टाइम है. If at that time he came between you and me, what would I have done? I would have waged war against him. एंड दोनों ही फिल्म की कहानी को वो क्लाइमैक्स से शुरू करते हैं और फिर आपको लेकर आते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। और यहाँ पे ये जो रणविजय नंगा घूम रहा है, ये सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि ये एक जंगल है जहाँ पे जानवर नंगे घूमते हैं। और इसी सीन में ये जो डॉक्टर नागेश्वरा रेड्डी का नाम आ रहा है, ये एक्चुअली में कोई फ्रिक्शनल नाम नहीं है। पद्मश्री और पद्म भूषण रिसीव करने वाले डॉक्टर नागेश्वरा रेड्डी का नाम है, जो रियल में है। और एंडिंग में जो आपने रणविजय के हाथ में ये कागज देखा था, ये कागज वही था जो बचपन में उसने अपने फादर के लिए लिखा था, और उसके पिताजी ने आज तक इस कागज को संभाल के रखा है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई सीन कटा होगा जो हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया होगा। और जैसा एनिमल फिल्म के अंदर टब्बर को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही बैकग्राउंड में उनकी फोटो वगैरह दिखाई जाती है, सेम ऐसा ही सीन आपको कबीर सिंह में भी देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि कबीर सिंह में प्रीति ने कबीर को सबसे पहले यहाँ देखा था, तो आप गलत हो। प्रीति ने कबीर सिंह को सबसे पहले अपनी ही क्लास में देखा था, जब उसके प्रोफेसर उसे एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे होते, तब प्रीति यहाँ पे बैठी हुई होती है। एक फन फैक्ट और बताते हुए जाता हूँ टेरेंटिनो और वांगा की सिमिलरिटी के ऊपर। तो क्या हुआ था, जब 1992 के समथिंग जब टेरेंटिनो अपनी फिल्में बना रहे थे, तब टेरेंटिनो को भी बहुत ज़्यादा शौक था इंटरव्यूज़ देने का, और 2 फिल्मों तक वो कंटिन्यू इंटरव्यू देते थे। तो एक टाइम बाद न्यूज़ चलने लग गई कि ये बंदा हर जगह देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो टेरेंटिनो था, उन्होंने इंटरव्यूज से अपने आप को पीछे कर लिया, और उसके बाद में वो इंटरव्यूज में ज़्यादा नज़र नहीं आए। और जिस तरीके से वांगा अपने इंटरव्यूज के अंदर बोल्ड रिप्लाई देते हैं हर किसी को, सेम ऐसे ही रिप्लाई टेरेंटिनो अपने टाइम पर दिया करते थे जब वो नई नई फिल्म बनाना शुरू करते। और जिस तरीके से मिसोजिनी या फिर वायलेंस वांगा के फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और क्रिटिक्स उसे क्रिटिसाइज करते हैं, सेम वैसा का वैसा ही टेरेंटिनो ने अपने समय पर फेस किया है अपने कैरेक्टर्स को लेकर, अपनी फिल्म्स को लेकर। और आज के समय पर टेरेंटिनो कहाँ पर है वो हम सब जानते हैं। और वांगा से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो अपनी 4th फिल्म आ रही है उसमें वो चीज़ों को बदले, सेम फॉर्मेट को यूज़ ना करे, तो उनकी फिल्में इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि टेरेंटिनो ने भी अपनी 3rd फिल्म को एक अलग ही टर्न दिया। बाकी आपके ओपिनियंस के लिए मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, अपना ओपिनियन देते हुए जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में।